सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो के अंदर जो है हम आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के कुछ सेक्शंस जो हैं वो कवर करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो ये समझते हैं कि आर्बिट्रेशन क्या होता है और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। आर्बिट्रेशन को हम अपनी ज़बान के अंदर सालसी कह सकते हैं। ये जो है मतलब पार्टी फरीकैन जो होते हैं वो एक एग्रीमेंट साइन कर देते हैं आर्बिट्रेशन के नाम से इस एक्ट के मुताबिक कि भाई हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम अपना मसला जो है कोई भी मसला हमारे जो भी लेन देन का मामला है वो हम सालसी के ज़रिए जो है हम हल करने की कोशिश करेंगे। जिसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि पहले से ही कोर्ट्स ऑफ लॉ के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है केसेस का। तो अगर छोटे मोटे मसले भी अगर कोर्ट में लाए जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा कोर्ट्स का और जजेस का, वकला का, और मसले जो हैं वो छोटे मोटे होते हैं। तो मतलब इसलिए आर्बिट्रेशन की ज़रूरत पड़ी कि छोटे मोटे जो मसले होते हैं वो कोर्ट के बाहर ही सॉल्व हो जाएं तो ठीक है। तो हम शुरू जो करेंगे वो सेक्शन 3 से शुरू करेंगे। सेक्शन 3 के अंदर जो है वो ये चीज़ है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से मुतल्लिक या फिर जो है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के मुतल्लिक जो भी चीज़ें हैं वो फर्स्ट शेड्यूल जो है उसमें मेंशन की गई हैं। मैंने यहाँ थर्ड शेड्यूल लिख दिया है नोट्स के अंदर, वो फर्स्ट शेड्यूल है। थोड़ा इधर उधर हो गया लिखने में, वो फर्स्ट शेड्यूल है, थर्ड शेड्यूल नहीं है। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर मेंशन की गई है सारी चीज़ें। तो सेक्शन 3 के बाद सेक्शन 4 आता है। सेक्शन 4 के अंदर जो है वो ये चीज़ है कि दो पार्टीज़ अपनी रजामंदी के साथ एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइन करती हैं, लेकिन उसके अंदर एक प्रोविज़न रखती हैं, एक पॉइंट लिखती हैं कि भाई अगर हमारे बीच में कोई भी मसला हुआ तो आर्बिट्रेटर को सालस, जिसे हम कहते हैं अपनी ज़बान में सालस, उसे हम अपॉइंट नहीं करेंगे, उसे कोई तीसरा बंदा हमें अपॉइंट करके देगा। और उस एग्रीमेंट के अंदर हम उस बंदे का नाम भी मेंशन कर देते हैं। इसके अंदर एक और चीज़ है कि अगर हम चाहें तो किसी बंदे की पोस्ट या पोजीशन जो जॉब वो कर रहा है, जो नौकरी वो कर रहा है, उसको भी मेंशन कर सकते हैं कि भाई इस जॉब वाला बंदा जो है हमें आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके देगा। अब लाजिम सी बात है उस बंदे से पहले रजामंदी लेनी पड़ेगी कि भाई हम आपका नाम जो है यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर हमारे बीच में अगर कोई मसला हो गया तो आप हमें आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दीजिएगा। तो सेक्शन 4 के मुताबिक वो बंदे जो हैं वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर उसका नाम या उसकी पोजीशन लिख देंगे कि भाई इस पोजीशन वाला, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, डिप्टी कमिश्नर हो गया, तो ये भी पोजीशन जो है हम उसके अंदर लिख सकते हैं कि ये बंदे जो हैं हमारे लिए आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके देंगे हमें। या फिर किसी बंदे का नाम हम अगर उसमें लिखते हैं और कहें कि भाई ये बंदा जो है हमें आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके देगा, तो वो भी हो सकता है। तो सेक्शन 4 ये चीज़ कहता है। अब सेक्शन 5 के अंदर आते हैं। सेक्शन 5 कहता है कि एन अथॉरिटी ऑफ अपॉइंट आर्बिट्रेटर और अंपायर शैल नॉट टेक बैक एक्सेप्ट विद परमिशन ऑफ कोर्ट। अब आर्बिट्रेटर को तो हम कहते हैं सालस, अंपायर को हम हुक्म कहते हैं। अब सेक्शन 5 कहता है कि भाई आर्बिट्रेटर को या सालस को और हुक्म को, अंपायर को जो अथॉरिटी दी गई है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के ज़रिए वो वापस नहीं ले सकते सिवाय कोर्ट की इजाज़त के। मगर आपको कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ेगी कि हम इस आर्बिट्रेटर को, जिसको हमने अपॉइंट किया, उसकी कोई अथॉरिटी वापस लेना चाहते हैं, तो आपको वो एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कोर्ट के अंदर। वो कोर्ट जब इजाज़त दे देगी तब आप जो है उसकी जो अथॉरिटी वापस ले सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन के अंदर ये चीज़ है। सेकंड कंडीशन के अंदर क्या चीज़ है? सेकंड कंडीशन के अंदर ये चीज़ है कि अगर आपने पहले से ही किसी एग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर मेंशन कर दिया कि हम किसी भी टाइम पर किसी भी आर्बिट्रेटर की अथॉरिटी वापस ले सकते हैं, तो सेक्शन 5 सिर्फ यही चीज़ कहता है। सेक्शन 6 के अंदर आते हैं। सेक्शन 6 जो है वो जो मतलब डील करता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नॉट टू बी डिस्चार्ज बाय डेथ ऑफ पार्टी देयरटू। मतलब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो गया तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर कोई पार्टी मौजूद है जिसने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को साइन किया है और वो पार्टी मर जाती है, तो इसमें क्या होगा? इस केस के अंदर ये होगा कि
उस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और उस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। उस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को कंटिन्यू कौन करेगा? उस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को कंटिन्यू करेगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होगा उस बंदे का, मरने वाले बंदे का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो उस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को कंटिन्यू करेगा, उस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को चलाएगा उस दूसरी पार्टी के साथ। मतलब दो पार्टी में से कोई एक पार्टी मर जाती है तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एग्रीमेंट जो है वैसा ही रहेगा और उसको जो है वो उसकी इन्फोर्सिबिलिटी भी वैसी ही होगी, वो उसी तरह से ही लागू होगा जैसे पहले होना था। लेकिन यहाँ पर फ़र्क सिर्फ इतना आ जाएगा कि वहाँ पर वो बंदा खुद था और उसके मरने के बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके लीगल हेयर्स जो है वो आ जाएंगे। अच्छा, इसके सेकंड प्रोविजन के अंदर ये कहता है कि अगर किसी बंदे ने किसी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया और उसकी अपॉइंट करने के बाद वो बंदा मर जाता है, यानी अपॉइंटर जो है, जो जिसने अपॉइंट किया आर्बिट्रेटर को, वो मर जाता है, तो उस आर्बिट्रेटर की अथॉरिटी वापस नहीं होगी सिवाय सेक्शन 5 के, यानी जो सेक्शन 5 के अंदर ग्राउंड्स दिए गए हैं उसके अलावा उस आर्बिट्रेटर की अथॉरिटी वापस नहीं होगी, भले चाहे उसे अपॉइंट करने वाला बंदा मर गया है। इसके अंदर एक और प्रोविजन होता है जिसे हम एक्सेप्शन कह सकते हैं। इस सेक्शन की एक्सेप्शन वो ये है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ख़त्म हो सकता है किस तरह से? जब वो बंदा जिसके राइट उसके मरने के साथ साथ ख़त्म हो जाएं, यानी कुछ ऐसे राइट्स हैं जब वो बंदा ज़िंदा है तो वो एग्जिस्ट करते हैं और जिस टाइम पर वो बंदा मर जाता है तो वो राइट भी उसके साथ ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं कि कौन से राइट ऐसे हैं जो मरने वाले बंदे के साथ खुद ख़त्म हो जाते हैं। मतलब तो इसके अंदर है द राइट ऑफ प्रीएम्पशन, ठीक है जी, राइट ऑफ प्रीएम्पशन, राइट फॉर डैमेजेस फॉर डिफेमेशन, यानी डिफेमेशन का कोई सूट दाखिल करता है वो उसके लिए उसका कोई राइट वो भी ख़त्म हो जाता है उसके मरने के साथ। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के अंदर अगर जो है उसके खिलाफ कोई झूठी कार्रवाई की जाती है तो वो भी राइट इसके खिलाफ ख़त्म हो जाता है इसके साथ। और राइट ऑफ ऑफिस वो भी, और कुछ भी है राइट्स जो उसके मरने के साथ साथ ख़त्म हो जाते हैं। सेक्शन 6 यही कहता है। सेक्शन 7 के अंदर कहते हैं, सेक्शन 7 कहता है द प्रोविजंस इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, यानी अगर कोई पार्टी इंसॉल्वेंट बन जाती है तो इस केस में क्या होगा। अब यहाँ पर दो पार्टी हैं ए और बी, दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चीज़ लिखती हैं कि भाई हमारे बीच में अगर कोई भी मसला हुआ तो हम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के ज़रिए उस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे और उसको हल करेंगे। लेकिन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के इन्फोर्स होने से पहले या उसको रेफरेंस करने से पहले उनमें से एक पार्टी इंसॉल्वेंट बन जाती है, यानी वो कंगाल बन जाती है। तब क्या होगा, ठीक है ना, तब क्या होगा? इसके अंदर लिखा गया कि भाई तभी वो मैटर जो है वो आर्बिट्रेशन को भी रिफ़र होगा। और इसके अंदर कि अगर इंसॉल्वेंट बंदा उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर, यानी इंसॉल्वेंट बंदा कोई है उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोर्ट कोई रिसीवर अपॉइंट करती है, जैसे हम सीपीसी के अंदर पढ़ेंगे कि रिसीवर वो बनता होता है जिसको कोर्ट अपॉइंट करती है किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर, चार्ज देती है उसको कि भाई आप इसकी प्रॉपर्टी को डील करो और इस प्रॉपर्टी से जो इनकम जनरेट हो तो इस बंदे के डेप्ट पे करना। वो रिसीवर अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट करता है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उस इंसॉल्वेंट बंदे के खिलाफ लागू नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट लागू होगा किसके ऊपर? उस रिसीवर के ऊपर जिसने उस कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट किया, यानी उसने सारी लायबिलिटी अपने ऊपर ले ली। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को उसने अडॉप्ट किया है तो फिर वो बंदा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर जाएगा, ना कि इंसॉल्वेंट। क्लोज टू ये कहता है कि भाई कोई बंदा इंसॉल्वेंट बन चुका है, डिक्लेयर हो गया और वो किसी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का हिस्सा भी था या किसी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का हिस्सा है या ऐसा था, किसी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का हिस्सा भी था, तो वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो वो अप्लाई होगा इंसॉल्वेंट प्रोसीडिंग के मकसद के हिसाब से। भाई ये बंदा इंसॉल्वेंट बन चुका है और उसके खिलाफ जो है इंसॉल्वेंट प्रोसीडिंग हो रही है, तो वो रिसीवर या जो दूसरी पार्टी है वो कोर्ट को एप्लीकेशन देंगे कि भाई आप ऐसा करें, इस जो मैटर आपके पास चल रहा है वो आप ऐसा करें, इस मैटर को रिफ़र करें आर्बिट्रेशन को, जैसा कि एग्रीमेंट के अंदर तय था कि हमारे बीच में कोई भी मसला होगा तो उसे हम आर्बिट्रेशन के ज़रिए हल करने की कोशिश करेंगे। तो लिहाजा आप ऐसा करें कि इस जो मसला है रिसीवर या जो दूसरी पार्टी है वो कोर्ट को एप्लीकेशन देंगे कि भाई इस मैटर को आप आर्बिट्रेशन को
रेफ़र कर दें, उसको हवाले कर दें, उसके हवाले या उसको हवाला दे दें, तो फिर कोर्ट जैसा चाहेगी, जिस कोर्ट को जैसे ठीक लगेगा वैसे ही कोर्ट उस मैटर को रेफ़र कर देगी आर्बिट्रेशन को। सेक्शन 7 सिर्फ यही चीज़ कहता है। सेक्शन 8 के अंदर आते हैं। सेक्शन 8 जो है वो कहता है कि पावर ऑफ कोर्ट टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर और अंपायर, कि भाई कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी आर्बिट्रेटर को किसी सालिस को या किसी हुक्म को अपॉइंट करे। तो जी यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं कि किस केसेस के अंदर कोर्ट अपॉइंट कर सकती है। पहले कि कोई पार्टी जिनको आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के मुताबिक अपॉइंट करना था एक या एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर अपनी बाहिम रजामंदी के साथ, लेकिन वो बंदे नहीं करते, इस कंडीशन के अंदर भी कोर्ट जो है अपॉइंट कर सकती है। सेकंड कंडीशन, जो अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर है या अंपायर है वो कोई कोताही करते हैं या इनकार करते हैं या अपने काम को मुकम्मल नहीं कर सकते, वो इसके अहल नहीं हैं, या उनमें से कोई बंदा मर जाता है, और ये सारे काम होने जाने के बाद भी कोई भी पार्टी दूसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं करती, इस कंडीशन के अंदर कोर्ट अपॉइंट कर सकती है आर्बिट्रेटर। लेकिन कोर्ट खुद से नहीं कर सकती, उसको एप्लीकेशन देगी कोई पार्टी, कोई उनमें से कोई एक पार्टी उसको एप्लीकेशन देगी कोर्ट को, तभी जाकर वो किसी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेगी। अच्छा, थर्ड कंडीशन, जहाँ पर कोई भी पार्टी या आर्बिट्रेटर यानी कोई भी पार्टी काम नहीं करती, किसी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट नहीं करती, या फिर अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर जो है काम नहीं करता, तो वहाँ पर भी कोर्ट जो है वो आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर सकती है। अच्छा, यहाँ पर अब जो एक पार्टी है वो दूसरी पार्टी को एप्लीकेशन देगी या नोटिस, जिसे हम कह सकते हैं, दूसरी पार्टी को नोटिस देगी या आर्बिट्रेटर को नोटिस देगी कि भाई आप बीइंग आर्बिट्रेटर काम करें, एज अ सालिस आप इस एग्रीमेंट के तहत आर्बिट्रेटर बन जाएं और काम करें, या फिर वह दूसरी पार्टी को नोटिस देगी कि आप कोई आर्बिट्रेटर, कोई सालिस अपॉइंट करें। तो ये सारी कार्रवाई करने के लिए उसे कम से कम 15 दिन का टाइम मिलेगा, दूसरी पार्टी को यानी आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लिए उसको कम से कम 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। और वो पार्टी जो है दूसरी, तब भी वो किसी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट नहीं करती, तो फिर कोर्ट को एप्लीकेशन देगी और कोर्ट उस दूसरी पार्टी को अपने पास मंगवाएगी, ठीक है ना, और दूसरी पार्टी को सुनेगी, सुनने के बाद वो कोई डायरेक्शन देगी कि भाई आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट करो। अगर वो ऐसी डायरेक्शन देती तो ठीक है, नहीं तो वो ख़ुद से ही किसी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर सकती है कोर्ट, और जब वो उस आर्बिट्रेटर को, उस सालिस को अपॉइंट करेगी तो उसकी पावर भी वही होंगे अगर वो आर्बिट्रेटर चाहे उस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के मुताबिक जो है अपॉइंट किया जाता। तो सेक्शन 8 जो है वो यही चीज़ कहता है। सेक्शन 9 के अंदर आते हैं हम। सेक्शन 9 जो है वो मैटर्स को डील करता है कि पावर टू अपॉइंट अ न्यू आर्बिट्रेटर इन सर्टन केसेस सोल आर्बिट्रेटर। ये पार्टी के पास पावर होता है कि वो किसी एक नए सालिस को अपॉइंट करे या किसी एक ही आर्बिट्रेटर को एज अ सोल आर्बिट्रेटर उस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर मेंशन करके अपना केस जो है वो हल करवा दे। तो वो किन केसेस के अंदर होगा? यहाँ पर है कि भाई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के मुताबिक दोनों पार्टीज़ को एक एक आर्बिट्रेटर या उनसे ज़्यादा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने थे, लेकिन वो नहीं करते, या फिर अगर कोई अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर कोताही करता है, काबिल नहीं रहता काम करने के, मर जाता है या इनकार कर देता है, तो इस केस के अंदर जिसका भी आर्बिट्रेटर ऐसा करता है उसको एक नया आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना होगा, यानी वो एक नया आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकती है। अच्छा, इसके सेकंड क्लॉज के अंदर के एक पार्टी फेल हो जाती है, नाकाम हो जाती है किसी दूसरे किसी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने में, पहले शुरुआत में ही किसी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने में वो नाकाम हो जाती है, या फिर कोई दूसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने में नाकाम हो जाती है उसकी जगह, जो पहला आर्बिट्रेटर था जैसे हमने क्लॉज 1 के अंदर पढ़ा कि वो काम नहीं करता, तो किसी नए आर्बिट्रेटर को अपॉइंट नहीं करती, वो पार्टी नाकाम हो जाती है। तो 15 दिन के टाइम दिया जाएगा उस दूसरी पार्टी को जो नाकाम हो चुकी है कि आप एक नया आर्बिट्रेटर अपॉइंट करें। अगर वो ऐसा नहीं करती तो फिर जो पहली पार्टी थी, पहली या दूसरी जिसने अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर रखा है, जिसने अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर रखा है, तो वो दूसरी पार्टी को ये कहेगी जिसने अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं किया या नाकाम हो चुकी है कि भाई मेरा जो आर्बिट्रेटर है वो एज अ सोल आर्बिट्रेटर, अकेला सालिस इस एग्रीमेंट के अंदर काम करे और हमारे मसले को हल करे। अगर दोनों पार्टी इसके ऊपर राज़ी हो जाती हैं, अगर दोनों पार्टी इसके ऊपर राज़ी हो जाती हैं तो फिर वो अकेला सालिस जो है उस पूरे केस को देखेगा
और उसके ऊपर फैसला देगा, यानी अवार्ड जिसे हम कहते हैं। और वो अवार्ड जो होगा वो दोनों पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग होगा, लागू होगा। अब जो है कि इसके अंदर एक प्रोविज़न दिए गए हैं, कुछ 2 प्रोविज़न हैं। एक तो प्रोविज़न ये है कि अगर उनमें से दूसरी पार्टी जिसका कोई भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं है, वो क्या कहती है, वो एप्लीकेशन देती है कोर्ट को कि सोल आर्बिट्रेटर जो है उसको आप सेटिस्फाइड करें। कोर्ट उसको सेटिस्फाइड करेगी और कोर्ट जो है वो सुनेगी कि भाई क्या रीज़न है कि आपने अपना आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट नहीं किया, यानी उस सोल आर्बिट्रेटर को, उस अकेले सालिस को वो सेटिस्फाइड कर देंगी कोर्ट जो है। फिर उस पार्टी से पूछेगी जिसने जो नाकाम हो चुकी है किसी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने के लिए, उससे पूछेगी कि भाई क्या मसला है, क्यों आपने आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं किया। तो अगर उसने कोई एक सफिशेंट ग्राउंड दे दिया, जो ज़रूरी हालात थे उसने बता दिया कि भाई इस वजह से मैंने नहीं अपॉइंट कर सका किसी आर्बिट्रेटर को, तो कोर्ट उसे मज़ीद टाइम दे सकती है कि भाई आपको मज़ीद टाइम दिया जाता है कि आप जो है किसी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करें। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है कि भाई अगर जिस आर्बिट्रेटर को या अंपायर को आप अपॉइंट कर रहे हो तो कम से कम आप उसको बताना पड़ेगा कि हम आपको एज आर्बिट्रेटर और एज अंपायर अपॉइंट कर रहे हैं, और उस बंदे को कम से कम 1 महीने के अंदर अंदर अपनी जो विश है बतानी पड़ेगी कि भाई मैं एज आर्बिट्रेटर या अंपायर काम करूंगा या नहीं करूंगा। 1 महीने के अंदर अंदर उसे बताना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे हम कह सकेंगे कि भाई वो रिफ्यूज़ल है या वो नेगलेक्ट है, यानी वो कोताही कर रहा है या वो इनकार कर चुका है। तो सेक्शन 9 के अंदर ये चीज़ थी। सेक्शन 10 के अंदर आते हैं हम, और सेक्शन 10 जो है वो हमें बताता है कि भाई प्रोविजंस एज टू अपॉइंटमेंट ऑफ 3 or more आर्बिट्रेटर्स, यानी किस तरह जो है कैसे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के तहत हम 3 से ज़्यादा आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हैं। इसके अंदर ये चीज़ बताई गई है कि भाई 2 पार्टीज़ एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगी, और जो दोनों अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर होंगे वो तीसरे आर्बिट्रेटर को या अंपायर को जो है वो अपॉइंट करेंगे। यानी दोनों डिस्प्यूटेंट पार्टीज़ जो होंगी वो एक आर्बिट्रेटर, एक उसकी तरफ से एक दूसरी पार्टी की तरफ से, और वो दोनों आर्बिट्रेटर मिलकर तीसरे बंदे को अपॉइंट करेंगे एज अंपायर या एज आर्बिट्रेटर। मोस्टली जहाँ पर ये होता है कि जो दोनों आर्बिट्रेटर मिलकर तीसरे बंदे को अपॉइंट करते हैं उसे हम अंपायर ही कहते हैं, उसे आर्बिट्रेटर हम कंसीडर नहीं करते। इसका ये फर्स्ट क्लॉज था। उसके बाद सेकंड क्लॉज आता है कि भाई कि जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के मुताबिक 3 आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो चुके हैं, तो उनमें से जो अवार्ड होगा, अगर दोनों डिफरेंट देते हैं, यानी 2 बंदे एक डिसीजन पे पहुँचे हैं, एक फैसले के ऊपर, और एक बंदा एक फैसले के ऊपर पहुँचा है, तो मेजॉरिटी का जो अवार्ड होगा वो प्रिवेल करेगा, यानी उस मेजॉरिटी के फैसले को माना जाएगा, ना कि उस अकेले के फैसले को। सेकंड के अंदर ये अनचाहे अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर नहीं लिखा गया ऐसा, अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर कुछ लिखा गया है स्पेशली कि भाई एक ही की बात मानी जाएगी, 2 की बात नहीं मानी जाएगी, या कोई स्पेशल कॉज जो है वो एक अगर दे देता है तो फिर उसकी ही बात मानी जाएगी, अगर ऐसा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर लिखा गया है तो फिर मेजॉरिटी का अवार्ड जो है वो प्रिवेल नहीं करेगा। लेकिन अगर नहीं लिखा गया कुछ भी तो फिर मेजॉरिटी का जो अवार्ड होगा वो प्रिवेल करेगा। सेक्शन इसके थर्ड क्लॉज के अंदर ये है कि भाई 3 से ज़्यादा आर्बिट्रेटर हैं, यानी 4 हैं, और उनका अवार्ड जो देने का तरीका है, यानी वो फैसला जो है वो इक्वली करते हैं। 4 आर्बिट्रेटर हैं, यानी 2 एक बात कहते हैं, 2 दूसरी बात कहते हैं, उनमें फिर अंपायर का फैसला जो होगा वो प्रिवेल करेगा। अगर किसी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर कुछ मेंशन नहीं है तो अंपायर का फैसला जो है वो प्रिवेल करेगा। सेक्शन 10 यही कहता है। सेक्शन 11 के अंदर आते हैं हम। सेक्शन 11 कहता है भाई पावर ऑफ कोर्ट टू रिमूव आर्बिट्रेटर और अंपायर इन सर्टन सर्कमस्टांसेस, कि भाई कोर्ट किस तरीके से किसी बंदे को, किसी आर्बिट्रेटर को रिमूव कर सकती है। तो कोर्ट ऑन द एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन की कोई भी पार्टी उसको एप्लीकेशन देगी, कोर्ट खुद से नहीं करेगी। कोर्ट को कोई पार्टी एप्लीकेशन देगी कि भाई आप इस आर्बिट्रेटर को या अंपायर को जो नाकाम हो चुका है अवार्ड देने के लिए या अपना काम करने के लिए जो नाकाम हो चुका है रीज़नेबल दिए गए हुए
वक्त के मुताबिक या वक्त के तहत, तो फिर कोर्ट उसको रिमूव कर सकती है। अब किस कंडीशन के अंदर कि उस बंदे ने मिसकंडक्ट किया है, उस आर्बिट्रेटर ने या अंपायर ने मिसकंडक्ट किया है, खुद किया है या उस प्रोसीडिंग के अंदर किया है, जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग उसके लिए हो रही थी। दूसरी चीज़ कि जो भी रिमूव्ड आर्बिट्रेटर होंगे, जिसको रिमूव किया गया, जिसको खारिज किया गया, जिस आर्बिट्रेटर को या अंपायर को, तो वो कोई भी कमीशन या कोई भी पेमेंट नहीं ले सकते अपनी ड्यूटी के लिए, यानी कोई भी रिमनरेशन जो है वो कोई भी पैसे नहीं लेंगे वो, या कोई भी पैसे उसे नहीं दिए जाएंगे, कुछ भी उसे नहीं दिया जाएगा। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है, तो यहाँ पर जो सेक्शन 11 था वो ख़त्म हो जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मज़ीद सेक्शन जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा सेक्शन हमने कवर करने की कोशिश की तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और अगर आपको ये स्लाइड्स के नोट्स जो हैं वो चाहिए, तो मैं अपनी ईमेल वीडियो के अंदर मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वहाँ से आप मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं आपको ये नोट्स जो हैं आर्बिट्रेशन के सेंड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।